हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम द डंजियन स्मगलर के एपिसोड नंबर 14 को नैरेट करेंगे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो अभी जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जारियोंग हमला करने के बाद पूरा कंफ्यूज हो गया था। वो श्योर था कि उसने स्ट्राइक आर्गस से कनेक्ट किया था। ऑफकोर्स इस हमले के एक ही स्ट्राइक से सभी मॉन्स्टर नहीं हारते हैं, पर जारियोंग ने हमला करते हुए ये एक्सपीरियंस किया जैसे वो किसी वॉल के अगेंस्ट हमला कर रहा है। उसके स्ट्रेंथ को छोड़ जारियोंग को ऐसा भी लग रहा था कि वो जिस पर हमला कर रहा है वो जिंदा है ही नहीं। पर सायरम यहाँ पर किसी वजह से डरी हुई थी। सारे मॉन्स्टर्स का जो डेंजर रैंक होता है वो स्टार से दिखाया जाता है, जैसे कि ये मेंटिस फ्लाई जिसका डेंजर रैंक 1 का है, मतलब वो इंसानों को मार सकते हैं, पर इन्हें एक नॉर्मल एडल्ट मेल भी वेपन से मार सकता है। वैसे 2 स्टार डेंजर वाले मॉन्स्टर को एक मिलिट्री पर्सनल गन के साथ मार सकता है। वैसे 3 स्टार डेंजर वाले को आर्म ट्रूप्स अपने आर्मर्ड वेपन के साथ हरा सकते हैं, पर जब 4 स्टार डेंजर वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं ट्रूप्स सिविलियंस को इवैक्यूएट करने में लग जाते हैं ताकि कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा ना हो, और लोगों को इवैक्यूएट करने के बाद उन्हें लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड बॉम्बिंग स्ट्राइक से मारा जाता है। पर मिलिट्री बस 4 स्टार डेंजर वाले को ही रोक सकते हैं। अगर कोई भी 5 स्टार या फिर उससे ऊपर का कोई आ जाता है तो उन्हें मॉडर्न मिलिट्री भी हैंडल नहीं कर सकती है। अगर वो बाई चांस हरा भी सकते हैं, उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर चाहिए होगी, पर उसकी वजह से डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ही इस लॉस को कम करने के लिए उन्हें भेजा जाता है जो कि उन्हें हरा सकते हैं, जो कि होते हैं एडवेंचरर्स, जो कि अटैक स्क्वाड बनाकर अंदर जाते हैं। और ये आर्गस मॉन्स्टर का डेंजर रैंक 7 स्टार है। आर्गस फिर जारियोंग से पूछता है कि आखिर उसे वेपन कहाँ से मिली है। तो जारियोंग कहता है कि क्या तुम्हें इससे ज़्यादा दर्द हुआ जितना कि तुमने सोचा था? आखिर मेरे वेपन के बारे में इतने सवाल क्यों? तो आर्गस बताता है कि उसे अपने रेस्पॉन्स के बारे में ज़्यादा कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये वेपन आर्गस ने ही बनाया है। और ये सुनकर दोनों ही पूरे शौक हुए थे। आर्गस फिर कहता है कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे आखिर तुम्हारे हाथ में ये वेपन क्यों है और उसके हाथ में क्यों नहीं है जिसके लिए मैंने यह बनाया था। सारा में सुनकर सोच रही थी कि अगर आर्गस ने वेपन क्रिएट किया है तो ये एटलीस्ट A+ रैंक का तो होगा ही, और ये एसोसिएशन के डेटाबेस में भी होगा जब इसे क्रिएट किया गया होगा। इसी के साथ ही इसके ऑनर और एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में भी डेटा होगा। और यह कोई ऐसा वेपन नहीं है जो कि स्मगलर बस ऐसे ही रखा होगा। सायरम सोचने लगती है कि कहीं जारियोंग ने यह किसी से चोरी तो नहीं की है, या फिर ऐसा भी हो सकता है। जारियोंग तभी आर्गस को कहता है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। नहीं, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। सायरम सोच रही होती है कि आखिर क्या हो रहा है, पर आर्गस कहता है कि मैं समझ गया, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। और वो सीधा हमला करने को आता है, जो देखकर जारियों के दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, उसके डेथ का, क्योंकि इस हमले को डॉज करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो अगर ऐसी बात है तो आखिर वो हमले को ब्लॉक भी कैसे करेगा? उसका नीडल अटैक भी कोई काम नहीं देगा, और वो अभी स्वेल का भी यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे कुछ तो नहीं होगा, पर ऐसा हो सकता है कि वो अटैक को एब्जॉर्ब करते हुए मारा जाए। तो उसके पास अभी और कोई चॉइस नहीं बचा है, उसे अपने तीसरे टेक्निक को यूज़ करना ही होगा, जो कि उसकी आखिरी टेक्निक है। और इसको उसने अपने फादर से देखकर सीखा है। कहीं तो उसे जब भी 2 फोर्स टकराती हैं उनमें वही जीता है जिसका फोर्स बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। पर अगर ये हेड ऑन नहीं होगा तो जिसके पास प्रिसाइज एंगल एंड लोकेशन होगा तो वो ही जीत जाएगा। पर अगर वो जीत नहीं सकता, वो फोर्स के डायरेक्शन को एटलीस्ट रीडायरेक्ट तो कर ही सकता है। और यही जारियों का लास्ट वेपन है। उसको हमला करते हुए देख सायरम सोच रही थी आखिर वो क्या कर रहा है, एक 7 स्टार मॉन्स्टर पर हमला। पर यहाँ पर जारियोंग हमला करते हुए सोच रहा था कि उसे बस यहाँ पर एक ही वीकनेस नज़र आ रही है, और वो है उसके आँखें, जिनके ऊपर वो नीडल स्ट्राइक कर सकता है। पर आर्गस उसे बड़ी इजीली ही पकड़ लेता है। सायरम तभी चिल्लाते हुए कहती है कि रुक जाओ, मैं समझ रही हूँ कि वो तुम्हारे आंखों में काफ़ी सस्पिशियस है, पर अगर ये बात भी है तभी उसके पास कोई राइट नहीं है पूरी बात जाने बिना हमला करने का, बस कुछ ही सिचुएशन को छोड़कर जहाँ पर उसके खुद की लाइफ डेंजर में होती है। और स्पेशल नेचुरलाइज स्पीसीज जैसे कि आर्गस वो इंसानों को हर्ट नहीं कर सकते। अगर वो इस रूल को ब्रेक करते हैं तो वो अपने नेचुरलाइज स्पीसीज के स्टेटस को खो देंगे, और फिर उन्हें एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा। आर्गस जारियों को फिर छोड़ देता है और कहता है कि हाँ, मुझे ये बात पता है, मुझे ये भी पता है कि इस लड़के के पास जो वेपन है उसे मैंने ही क्रिएट किया था। शायद हो सकता है कि इसी वजह से जैक ने मुझे नींद से उठाया है। चलो लड़के, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे राइट है इस वेपन को अपने पास रखने का, और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं मेरी मिस्टेक्स को रीपे करूँ।
और आगे वो कहता है कि उसे 30 साल के बाद जाकर फिर से इंजरी हुई है। पर सायरम समझ नहीं पा रही थी कि आर्गस क्या बात कर रहा है और वह कौन से राइट की भी बात कर रहा है। आर्गस फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता है आखिर मैं इंसानों के लिए काम क्यों करता हूँ? तो सायरम कहती है कि क्या इसी वजह से नहीं क्योंकि 30 साल पहले गाइब्यूक अटैक स्क्वाड ने तुम्हें हंट किया था? तो आर्गस कहता है नहीं, यह गलत है। क्या इंसानों को बस यही स्टोरी बताई गई है? वो तो मुझे टच भी नहीं कर पाए थे। मुझे जिसने हंट किया था वो बस एक ही इंसान था। उसने मेरे हाथ को भी काट दिया था और उसके पास मौका था मुझे मारने का भी, पर उसने मुझे ना मारने का डिसाइड किया। और फिर हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग एंड आर्गस के बीच फाइट हो रही थी और आर्गस जारियों को बताता है कि ये उसके फादर सियोंग थे जिन्होंने कि उसे हंट किया था। आगे हमें बताया जाता है कि एल्डर टाइटन्स जो होते हैं वो जायंट्स के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। उनके पास ऑलमोस्ट एक एंडलेस लाइफ स्पैन होती है, पर एल्डर टाइटन्स ज़्यादा नहीं हैं। जितना पता है कि अर्थ पर बस ऐसे 10 ही एल्डर टाइटन्स हैं। उनके पास फिजिकल एबिलिटी इंसानों के समझ के परे है, पर उन्हें जिस वजह से जाना जाता है वह इक्विपमेंट क्रिएटर। इक्विपमेंट्स को क्रिएट करने स्पेशल पावर और आर्टिफैक्ट के साथ ये एबिलिटीज़ एल्डर टाइटन को अपने जन्म के साथ ही मिलती है। इसके अलावा और जो स्पीसीज़ है जिनके पास ये एबिलिटी है वो है ड्वार्फ्स, पर वो एल्डर टाइटन्स की तरह नहीं है। उन्होंने इंसानों के साथ रहने का फैसला किया है, पर एल्डर टाइटन्स ने एक साथ रहने से बस मना ही नहीं किया, उन्होंने इंसानों को निजी नज़रों से देखा जैसे कि इंसान कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें 30 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब गाइब्यूक अटैक स्क्वाड आर्गस को हंट करने उसके डंजिन में गई हुई थी। उनका सामना आर्गस के ऑटोमेटिक डॉल कोलोसल बी से हुआ था जो कि 4 स्टार डेंजर का है। पर अभी अटैक स्क्वाड के एक मेंबर सियोंगा के पूछने पर किम चेक कर बताता है कि हेडक्वार्टर के साथ सारे मेजर कम्युनिकेशन लाइन्स डाउन है। ऐसा लगता है कुछ इंटरफेरेंस की वजह से सिग्नल डाउन हो गई है। तभी पार्क जियोंगमैन जो कि टीम लीडर और टैंक है कोलोसल बी के हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। इतने में सियोंगा जम करके उसके गले पे वार करके उसे मारने को जाती है, पर वो हमला जाकर लगता है कोलोसल बी के हेलमेट में और फिर उसके बाद कोलोसल बी अपने सिल से सियोंगा को उड़ा देता है और ये देखकर तो सबकी हालत ही खराब हो गई थी। पर यह बात जान लो कि इस स्क्वाड को बेस्ट स्क्वाड माना जाता है अगर किसी भी डंजिन वगैरह को कंट्रोल में लाना हो। पर बॉइलिंग एबेस जो कि आर्गस का डंजिन है वो बस यहाँ पर पिटते ही जा रहे हैं और कोलोसल बी से पहले उन्होंने ऐसे 7 को हराया है, पर वो जैसे ही एक को हराते हैं दूसरा यहाँ पर आ जाता है और वह यहाँ पर बस पिटते ही जा रहे हैं। उनका यहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा और वो अभी यहाँ पर बड़े मुसीबत में भी आ चुके हैं और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।